नमः पाणिनये। चलिए जी। तो कारक प्रकरण में अब करण कारक में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो बातें थी वो हम कर चुके हैं। कल थोड़ा तेज चलेंगे ताकि करण को 2-3 दिनों में हम पूरा कर दें। आइए लुट लकार में आ जाइए। कहाँ तक कर लिए हैं हम लुट लकार? द दकारांत और धकारांत धातु हो गई ना अपने। हाँ हाँ। हाँ। तो अब प वर्गांत में शुरू कर दिया था अपन ने प वर्गांत। जी। कहाँ तक किया था अंतिम? ये अवर्गांत वाला करना है। रिपीट है। प वर्गांत करना है। चलिए पहले इडागम में आइए। और जो लोग नए हैं वो ध्यान दीजिए। ये जो पाठ 11 है तो आप प्रत्येक ने हरीश जी और स्मिता जी के साथ थोड़ा अभ्यास किया होगा इसका। तो आर्ध सार्वधातुक प्रक्रिया में विकर्ण बीच में आकर बैठता है, धातु और प्रत्यय के बीच में। और आर्ध धातुक प्रक्रिया में धातु और प्रत्यय के बीच में आकर कौन बैठता है? इट। वो कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है। जब वो बैठता है तो वो स्थिति होती है सेठ। जब वो नहीं बैठता है तो अनिट। और एक बार बैठता है एक बार नहीं बैठता है तो वेट। ठीक है जी। तो हलंत धातुओं में सरल व्यवस्था है बिल्कुल ही। 102 धातुओं का संग्रह कर दिया है। वे 102 धातु अनिट होती हैं। और प्रत्यय क्या होता है? जो वलादी होते हैं वो सेठ होते। आर्ध धातु का सेड वलादे है। अब वल का क्या मतलब है? मैं पूछूं वही बताएंगे। वैशाली जी हैं अभी? जी नहीं है। और जी डॉक्टर राजशेखर जी? नहीं है। चलिए तो जी। फिर हूँ यहाँ। है। वैशाली बात कर रही हूँ। हाँ जी। वल। वल का क्या मतलब है? वल प्रत्याहार। हाँ वल प्रत्याहार है। कहाँ से कहाँ तक हुआ? अम, वर या वर। हाँ। 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 अ, अंतिम लण लण जो प्रत्याहार आता है उसका ल तक। नहीं। वल नहीं। मतलब हल्के। हल आ गया ना अंत में। हाँ हाँ। स श स र हल। अंतिम 14वां जो प्रत्याहार है वहां जो ल बैठा है। लण हम्म। में जो ल है ना वो इत संज्ञक नहीं है। प्रत्याहार हाँ, जब भी बनेगा तो अंतिम वर्ण जो होगा वो इत संज्ञक होगा। जी तो इत संज्ञा तक जाएंगे। लण में जो ल है वो इत संज्ञक नहीं है। जी हल में जो ल है वो इत संज्ञक है। तो ह य व यहाँ व से शुरू होके हल्के ल तक जाने से क्यों ले हम्म गए वहां तक? ताकि ह का ग्रहण हो जाए। तो हम्म बचा क्या? इसमें बचा क्या? य बच गया एक तो और सारे अच बच गए। तो हम्म अजादि और यकार आदि प्रत्ययों को छोड़कर अकार आदि और यजादि प्रत्ययों को छोड़कर सारे आर्ध धातुक प्रत्यय वो क्या होते हैं? वो सारे आर्ध धातुक प्रत्यय सेठ होते हैं। ये बताने के लिए ये वल प्रत्याहार जरूरी है। ठीक है जी। जी चलिए जी। इसको थोड़ा देखिए आप। अब प में आइए। प की धातु का पाठ करते हैं। तो तप वप शप स्वप। बोलिए। महेश जी भाई साहब नहीं जुड़े हैं हरीश जी? एक बार कॉल कर दीजिएगा। तो तप वप शप स्वप। तप वप शप स्वप। हाँ शिप तिप लिप। शिप तिप लिप। तप वप शप स्वप शिप तिप लिप। तप वप शप स्वप क्षिप तिप लिप। टुप लुप।
छुप लुप चुप लुप चुप लुप तप वप शप स्वप छप तिप लिप छुप लुप। तप तप वप शप वप स्वप शप छिप स्वप तिप छिप लिप तिप छुप लिप लिप छुप लुप। त्रिप द्रिप श्रिप। त्रिप त्रिप द्रिप द्रिप सिप श्रिप। तप वप शप स्वप छप तिप लिप छुप लुप त्रिप द्रिप श्रिप आप। तप तप वप शप वप शप स्वप छिप तिप छिप लिप तिप लिप छुप छुप लुप लुप त्रिप त्रिप द्रिप श्रिप द्रिप आप। श्रिप आप। अब इसके अलावा एक वेट धातुओं की सूची अपने पास है। स्वरति सूति सूयति धुयु दीतो वा, तो उसमें उदित शब्द आया है जिसमें दीर्घ ऊ की इत संज्ञा हुई है। वो भी क्या है? वह वेट है। तो देख लीजिए एक बार पृष्ठ संख्या 233 पर। इसमें पकारांत को पकड़िए। तो ये अपन ने थोड़ा सा तो पाठ किया है जी, पकारांत। क्योंकि गुपू आते ही मुझे पता चल गया, गोपाय वाली बात अपन ने की थी। गुपू, त्रपूस, कृपू, ठीक है ना, ये आ गई। तो इन सब का ध्यान रखना है। अपन ने गुपू धातु की थी जी। हाँ जी। किया और है। ये गोपाल हाँ ठीक है, प्रूफ ये भी कर लिया है। हाँ त्रिपु धातु भी बता दिया था। हाँ, तो फिर उसके आगे चलिए जी। एक तब आपने तो वृत्तादि गण कुछ बताया था, ऐसा क्या बताया हाँ, था? वृत्ताधिकरण अपन करेंगे, ठीक है ना। 4 धातु का करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी भकारांत में देखिए, पकारांत में क्या सरलता थी। प संधि की दृष्टि से सरलता क्या थी? तास प्रत्यय के त के कारण जब ये अनिट होती है तो खरी च जो प्राप्त होता है वो पहले से ही खरी है। जो प है वो पहले से ही क्या है? खरी तो है। तो वहां देखिए वही रूप सीधा जुड़ रहे हैं, तपता वपता शपता, सीधे जुड़ रहे हैं ना। ये अपने को लाभ मिल गया। अब लुभ धातु आई। तो लुभ, लुभ वेट कैसे है जी? यहाँ दो क्यों बने रदादिभ्यश्च लुभ? हम्म, क्या सूत्र बताए आप? श्रेयांश जी कुछ कहे ना आप। नहीं, वो सूत्र गलत है। हम्म, तो ये प्रश्न हल करके आइएगा, आज ढूंढिए इसको। लुभ को तो कहीं पढ़ा है क्या? लुभ को कहीं पढ़ा है क्या? देखिए तो वेट की सूची जो अभी तक अपन ने पढ़ी है। आइए इडागम के पाठ में, लुभ कहाँ है? वेट की सूची में लुभ बैठा है क्या? नहीं। नहीं बैठा है। रदादिभ्यश्च में भी लुभ बैठा है क्या? नहीं बैठा नहीं, है। नहीं तो बेटा। फिर लुभ वेट यहाँ दो रूप कैसे बने? लोब्धा और लोभिता। तो ये गलत है क्या? ठीक है जी। चलिए, यभ रभ लभ में क्या होगा? यभ रभ लभ में चतुर्थ वर्ण है। रस तत्व हम्म दूर झष हम्म चतुर्धोधा जलाम झष हाँ, झषि। तो ध में भी ध्यान रखा था अपन ने। ये जब व्यध सिद्ध बनाए थे तो वहां ध के कारण जसस तथोर धो दह, तो ये प्रक्रिया पकड़नी है। जसस तथोर धो दह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा चौथा बना देगा। तो भ है तो त किस में बदल जाएगा? ध धा ध। चतुर्धोर्धः। तो चौथा में बदल गया धा में। अब धा में बदल गया तो इसका प्रेरण क्या होगा? ये अपने पूर्व वाले को किस में बदल देगा? जलाम जश जशी तृतीय। तीसरे में बदल देगा। पहले 44 होता है, फिर 34 हो जाता है, ठीक है ना। तो यब धा, रब धा, धा। जी। मकारांत धातु, तो मकारांत में कुछ होगा क्या? नम के परे ता आया, तो अब यहाँ पर सीधा जुड़ने का ही तो नश्चापदांत काम। चली।
हाँ वो कर दीजिए, पर अंतर आने वाला नहीं है। नहीं, कोई ठीक है। अंधकार नहीं है। हाँ बस अंतर ये आएगा कि ये जो म है अभी प वर्गांत है, फिर क्या बदल जाएगा? त वर्गांत में। त वर्गांत, क्योंकि ये वास्तव में अनुस्वार होते हैं। तो अनुस्वार होते हैं तो जब इनके परे में वर्गाक्षर आते हैं तो ये उसी वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं, बहुरूपीय होते हैं ये जो अनुस्वार है ना, ये बहुरूपिया है। और इसको बहुत अच्छा सम्मानजनक शब्द कहें, ये जो अनुस्वार होता है ना, ये अनुस्वार पूरी वर्ण मात्रिका का आधार होता है। ये जो अ का प्राकट्य होके वर्ण मात्रिका शुरू होती है, उस अ का भी आधार अनुस्वार होता है। यह बिंदु है, यह बिंदु ही तो हुआ, यह बिंदु ही तो इसको क्रिएट कर रहा है। तो वर्गाक्षरों में ये क्या होता है? क्योंकि वर्गाक्षरों में अंतिम वर्ण को अनुनासिक बनाया इसीलिए है कि वे अनुनासिक का रूप ग्रहण कर सके। तो ये अनुस्वार बना देंगे, नश्च पदान्तस्य झली। और फिर जब आप पूरा रूप बना देंगे तो ये अपने बाद बैठे हुए वर्गाक्षर का अनुनासिक रूप ग्रहण कर लेंगे। तो बन है तो नम, नंता। ये नम, नम प्लस ता है, और रूप क्या बनेगा अंत में ता के कारण? नंता, नंता। यंता, रंता, मन गंता। माता जी कहते हैं देखिए, सब जगह जहां पर भी अंत में अनुनासिक है तो उसको बिंदु रूप में ही देना चाहिए पहले से ही। तो फिर इसके बाद जो आएगा तो वहां ये रूप कर लेंगे। ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं ना? हम्म। जी। अगली धातु है छमुष। छमुष, तो वो कैसी जी। हो गई? वेट हो गई उदित होने के उदित। कारण। तो फिर उसमें जब वो इडागम होगा तो क्षमिता, इडागम नहीं होगा तो क्षंता। क्षमता। अब अपन ऊष्मांत में आ गए। ऊष्मांत में जाने चलो। देखिए नमस्कार फटाफट। प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, ये ध्यान दीजिए। आप लोग प्रक्रिया में क्या समझे? पूरी प्रक्रिया अब दौड़ते हुए क्यों कर पा रहे हैं? अब बताइए, ये जो ताश लुट लकार कर रहे हैं, इसका प्रत्यय कौन है लुट लकार में? ताश। ताश क्या है? विकरण प्रत्यय है, ध्यान दीजिए। जैसे ही लुट लकार आया पर में, तो हम क्या कर देते हैं? पहला सूत्र कौन सा आता है लुट लकार आते ही? धातु के परे आपने लस्य के अधिकार से ल बैठाया, और ल ल को आपने लुट लकार का ल की विवक्षा की, तो लुट होते ही बीच में आके कौन बैठ गया? ताश। तास ताश। सूत्र बोलना पड़ेगा। स्यतासी लील स्यतासी हाँ। हम्म। तो यह जो सूत्र आके बैठ गया, तो अब आपने ताश बैठा दिया, और ये ताश के ऊपर अधिकार कौन सा बैठा है? आर्ध कौन सी धातु। आया दय अर्ध धातु के आर्ध वा धातु से के। अर्ध धातु के आ रहा है। तो अब ये अर्ध धातु हो गया। तो अब धातु को कौन दिख रहा है? ताश दिख रहा है ना? जी। हम्म। तो ताश कैसा हो गया? अर्ध धातुक। तो ताश अर्ध धातुक है। तो अब जब ताश अर्ध धातुक हो गया, तो अर्ध धातुक होते ही हमें क्या विचार करना पड़ा? इडागम। इडागम का। ये पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं वापस संक्षेप में। तो इडागम का विचार किया। जब इडागम का विचार किया तो हमने इडागम को पाठ पढ़ते समय कितने विभाग किए इडागम के? सेट, अनिट और वेट। सेट, अनिट और वेट। फिर सेट, अनिट और वेट को समझने के लिए धातुओं के दो विभाग किए, अजंत धातु और और हलन। हलंत धातु। अजंत धातुओं में हमने क्या कह दिया? सारे आकारांत तो अनिट। अनिट है ही, और सभी एजंत धातु आदेश उपदेश स्थिति से क्या हो गए? अनिट। अनिट हो गए। तो आकारांत और एजंत अनिट। और फिर इकारांत में हमने क्या लिया? श्वी, श्री, सींग और डींग। इनके अलावा सभी धातु कैसी हो गई? अनिट।
अनिट, तो 4 सेट। यू ऊ में क्या हुआ? यू रू नु छुक ष्णु श्नु। तो ये 6 के अलावा बाकी सब ह्रस्व उकारांत कैसी हो गई? अनिट अनिट हो गई। दीर्घ उकारांत और दीर्घ रिकारांत कैसी हो गई? सभी सेट सेट हो गई। सेट हो गई। और व्रिंग और व्रिय के अलावा सभी रिकारांत कैसी हो गई? अनिट एट अनिट। तो ये छोटा सा विभाग। हलंत धातुओं में हमने 102 धातु याद ही करनी पड़ेगी, जिसका पाठ हम कर रहे हैं वो अनिट है। और वेट धातुओं में 3 सूत्र, स्वरति सूति सुयति धुयो दीतो वा रधाधिभ्यश्च निरः कुशः। ये इतना सा पाठ है इडागम का। अब इडागम विचार करने के बाद क्या करेंगे? एक एक पार्ट और इम्पोर्टेंट है, बताइए। इडागम के बाद प्रत्ययादेश याद कर लेंगे, फिर अतिदेश। 3 सूत्र जी। अपने को गांग कुटादिभ्यो यनिंगित विजयित विभाषोर्णो। नो हो इससे क्या हुआ? इन धातुओं के परे सारे ये जो आर्ध धातुक प्रत्यय आए वो कैसे हो गए? गितवत हो गए। ठीक है जी। तो तास प्रत्यय डिफॉल्ट कैसा है? कैसा है तास प्रत्यय डिफॉल्ट? तो कैसे सामान्य। कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? प्रक्रिया क्या है? तो सामान्य देखिए, अर्धातुक ये देखिए, ये कित 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 गित गित है है, क्या? नहीं नहीं नित है। नित है, तो कित गित नहीं है, नित नित नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये कित नित 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 से भिन्न, नित से भिन्न सामान्य अर्धातुक से सामान्य आर्ध धातुक प्रत्यय। तो से सामान्य आर्ध धातुक प्रत्यय में क्या शक्ति होती है? गुण करने की, गुण करने की। गुण पिच के करने समान की शक्ति। चलेगा। गुण करने की शक्ति। तो गुण कौन से 2 सूत्रों से होता है? सार्वधातुक अर्धातुकयोः पुगन्त लघुपदस्य पुगंत लघु पदस्य च। ये जो गुण होता है ये किसके स्थान पर होता है? इगंत इगंतंग। इस इक को कहाँ ढूंढते हैं? अंत में धातु या के अंत उपदा में अंत और में या उपधा उपधा में। में। अंत और उपधा में क्या अंतर होता है? उपधा में आगु का ग्रहण होता है केवल। हाँ, उपधा में लघु का ग्रहण होता है, परंतु अंत में लघु और दीर्घ दोनों को गुण हो जाता है। ये अब तक की पूरी प्रक्रिया हो गई थी। और इक का मतलब ई उ रील री होता है। ठीक है जी। ई का गुण ये होता है, ऊ का ओ होता है, री का अर होता है, री का अल होता है। आ जाइए। तो अभी सकारांत देख रहे हैं, तो हमने एक नियम किया है, जब सकारांत देखेंगे तो उसका पाठ कर लेंगे। आइए सकारांत का पाठ कर लीजिए जल्दी से। पृष्ठ संख्या 231 पर आइए। 10 धातु है, एक बार में पाठ करेंगे। दिस रिस लिस विश, दिस रिस लिस विष रुष कृष दृश्य मृष स्पृश दंस। बोलिए। दिश ऋष दिश ऋष लिश विष रुष कृष दृश मृष स्पृश दंश। ठीक है जी। चलिए आ जाइए अब इसमें। तो कुछ नहीं, अब ये श बैठा है और उसके परे ता है। तो श के परे ता है, तो पहले तो सबसे पहले ये सारी कैसी है? सकारांत है। तो यहाँ पर कोई भी कार्य देखना है तो उपधा में ही देखना पड़ेगा। तो जी क्रुश कहा, तो क्रुश में क्या हो गया? कुछ नहीं, क्रोश क्रोश हो गया। अब क्रोश के परे ता आया, तो बताइए, अंत में स बैठा है और हल संधि है, तो श को हल संधि क्या होती है? मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य। कौन से सूत्र से होता है? व्रश्च ब्रज सृज मृज यज राज राजस शशांश। तो आपने इसको श कर दिया। अब जैसे ही ये श आता है तो ये एक सूत्र कौन सा साथ में लाता है? स्टुनाष्ट हम्म। तो फिर इसके त को क्या हो जाएगा? ट हाँ, तो क्रोष्टा। दंश में कुछ प्राप्ति नहीं है, तो दंष्टा। तो ये दंष्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि न के परे में श आ रहा है, वर्गाक्षर नहीं है, इसलिए वो देखिए अनुस्वार ही रहा। और दिस में देशटा, ऋष में रेष्टा, रुष में रोष्टा, लिश में लेष्टा, विष में ले वेष्टा।
इनमें कोई अब अपने को समस्या आएगी क्या? नहीं। नहीं। बहुत सरल है जी ये तो। अब देखिए, अब अपन ने दो ऋदुपद धातुओं के लिए दो कौन से सूत्र देखे अमागम के? रुचि दृशो श्रीजी दृशोर झल्यम झल्यम किति। शल्यम की हाँ, ऋजि अनुदात दृशोर झल्यमत्किति। अकिति। हाँ, और फिर दूसरा सूत्र ये तो केवल सृज और दृश्य के लिए था, और बाकी सब के लिए अनुदात्तस्य अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्यान्यतरस्याम्। अब मुझे ये बताइए, इस अमागम के लिए दो शर्तें अनिवार्य है, वो क्या क्या निकली? इन दो सूत्रों से क्या क्या शर्तें अनिवार्य हो गई? जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर जल्दी अकिति। और चलिए, अनुदात। एक और अनुदात अनुदात मतलब धातु का स्वर अनुदात। मतलब अनिट। अनिट। तो तीन चीजें हो गई इसमें। क्या होना चाहिए? अनिट ऋदुपद धातु होनी चाहिए। दो शर्तें आ गई। धातु कैसी होनी चाहिए? अनिट और ऋदुपद। ठीक है ना? और क्या होना चाहिए? परे में जलादि अकित प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है अपने को। जलादि अकित प्रत्यय होना चाहिए। तो जलादि अकित प्रत्यय, तो जहां क कित संज्ञा होगी ऐसा कोई प्रत्यय आएगा तो वहां नहीं लगेगा। तीन शर्तें हो गई। तो इसका चिंतन कहाँ करना है? केवल अनिट धातुओं में करना है। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। तो सृज सृज में क्या हो जाएगा? तो सृज सृज तो पढ़ लिया था अपन ने, दृश्य पढ़ रहे हैं। सृज तो अपन ने कर लिया था ना जब जकारांत किया तो। जी जी। तो दृश्य के परे ता आ गया, तो दृश्य के परे त्रा आ गया, तो नित्य अमागम हो गया इसको। अब ये अमागम पहले होगा। देखिए अमागम कहाँ बैठा है? 6-1 में बैठा है। ठीक है ना? तो 6-1 में बैठा है। बाकी सारे सूत्र जो बैठे हैं आगे बैठे हैं 7-3 में। तो पहले 6-1 का काम होगा ना। तो 6-1 किया अपन ने, तो सृज के परे ता आ गया। तो सृज के परे ता आते ही अमागम आ गया, क्योंकि ये कैसी है? सृज धातु है। तो सृज को तो देखना ही नहीं है, और ता जलादि है अकित। तो अमागम किया। अमागम करते ही मित आगम कहाँ बैठता है? अंतिम अच के परे। अंतिम हाँ, अच के बाद तो री को अब अ दिखने लगा, तो कौन सी संधि हो गई? इको यणचि। इको यणचि। तो सृज सृज हो गया। तो अब सृज को ता दिखने लगा, तो सृज सॉरी दृश्य को ता दिखने लगा, तो दृश्य। अब स स दर्श को का कौन सी संधि हुई? सूत्र भ्रश्च बोलिए। भ्रश्च 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 सृज मृज ब्रज यज ब्रज राज राज सृज शशांश। नृज यज राज भ्राज शशांश भ्राजच्छशांशः भ्राजच्छशांशः। राजत शशांशः। भ्राजस् शशांश हाँ, तो श प्राप्त हो गया। तो श स्टुनाष्टु। प्राप्त हो गया। हाँ, अष्टुनाष्टु। दृष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। दृष्टा जो देखता है। ठीक है ना? आगे देखें, चलिए। अब आ गई स्पृश और मृष धातु आ गई। तो स्पृश और मृष धातु आई, तो ये अनिट है। तो अनिट है तो सूत्र कौन सा आ जाएगा? ऋदुपद अनिट आते ही कौन सा सूत्र सामने दिखने लग जाएगा? अनुदात्तस्य चर्दु क्या है? अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम। ठीक है जी। तो विकल्प से होगा। या अन्य तरम श्याम से विकल्प से, और च से ऊपर से अमागम की अनुवृत्ति आ जाएगी। जी। तो हाँ, तो धातु है क्या है अपने पास? स्पृश। तो स्पृश है, तो एक बार तो सीधा ही कर दीजिए। स्पृश को परे ता आया, तो अभी अपन ये सूत्र नहीं लगा रहे। तो क्या हो गया? स्पृश को सीधा ही क्या हो गया? उपधा में री बैठा है, ता से गुण निमित्त के पुगंत लघु पुगंत पदस्य लघु च से पदस्य स्पर्श गुण कर दिया। स्पर्श प्लस था। अब स्पर्शता। स्पर्श प्लस था हो गया, तो व्रश्च व्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छसाम शशांशः
ष्टुनाष्टु मूर्धन्य कर दिया। फिर ष्टुनाष्टुः, तो क्या हो गया? स्पर्शता। ष्टा स्पर्शता। अब जब स्पृश के परे अपन ने ये सूत्र लगा दिया, अमागम किया, तो री को अ दिखने लगा, तो क्या हो गया? इको यणची स्प्रश, तो स्पर्श स्पर्श हो गया। तो स्पर्श, स्पृष्टा तो स्पर्श में वही सूत्र लगा दिया। कौन सा? व्रश्च 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 सृज मृज यज राज भ्राज क्षशाम सह, शांशः तो श मूर्धन्य ष्टुनाष्टु, तो दो रूप बन गए, स्पर्शता और स्पृष्टा। ठीक है जी। मृष में भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रष्टा और मर्ष्टा। ठीक है जी। चलिए, अब दो धातु आई, अशु और क्लिशु। तो अशु धातु को क्या होगा? अशु धातु आई, वेट हो गई, उदित है ना अशु, तो उदित होने के कारण करिए, तो अश के परे एक बार तो ता आएगा, एक बार इता आएगा। जब इता आएगा तो कुछ होगा क्या? अशिता अशिता। अब जब ता आएगा तो क्या हो जाएगा? संधि संधि। ठीक है ना। व्रश्च व्रश्च सृज मृज या यज व्रश्च राज यज भ्राज शशाम सह, शशांशः और इष्टुनाष्टु अष्टा अष्टा अशिता। क्लिश में क्या हो जाएगा? गुण कर क्लेशिता देंगे, क्लेशिता क्लेशिता और क्लेष्टा। ष्टा हाँ। नश धातु आई, तो मस्जी नशोर जली सूत्र हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो मज धातु नुमागम तो हमने, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया नश धातु, तो नस धातु को नुमागम हो गया, तो नुमागम कर दिया आपने। तो नुमागम कहाँ होगा? अंतिम अच नुम, के परे हाँ, तो नंस नंश बन गया, नंश, तो नंस के परे टा आ गया, तो नंस टा बन गया। और फिर नश धातु है कैसी? नश धातु कैसी है? सेट है। तो फिर यहाँ पर ये वेट का निर्णय क्यों कर रहे हैं? हाँ, वेट है। रदादिभ्यश्च के कारण क्या? हाँ, रदादिभ्यश्च। देखिए आठों धातु एक बार, रदादिभ्यश्च में 8 धातु कौन कौन से पढ़े रद गए? रध नश नस त्रिप त्रिप द्रिप द्रिप, द्रुह और बाकी चार मुह आपको याद है पहले से। ये शुरू की देखिए, शुरू की 4 धातु है ना, उसमें से रध यूं याद है कि रदादिभ्यश्च सूत्र है। नस जी। त्रिप द्रिप याद कर लीजिए। द्रुह मुह स्नीह स्नुह आपको याद है, क्योंकि ये जी सूत्र संधि में आती है। वा वा द्रुह मुह मुह स्नुह स्नेह स्निहाम, स्नेह ये वही धातुएं हैं। तो आठों धातु जी याद जी हो गई, तो नस यहाँ से वेट हो गई। तो जब वेट है तब तो कोई करना ही नहीं है जी। जब इता हो गया तो नशीता बन गया, जब इता नहीं है तब यहाँ पर क्या हो जा? मस्जिद नसोर झली, तो नुमागम हो जाएगा, तो नंस्टा। अब मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, नंस्टा में जो संयोग है, नंस में भी तो संयोग हो गया ना, और जल परे है, तो फिर यहाँ पर ये संयोगांतस्य लोपः क्यों नहीं लगता है? संयोगांत से लोप पदांत में लगता है ना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा देखिए, ये सारे पाठ में कंफ्यूजन वाला है ये, तो जानबूझ के मैंने आपको पूछा है। ठीक है जी। शकारांत, शकारांत आइए। अब बताइए, सकारांत में क्यों, तो बहुत सरल मामला हो जाएगा। कैसे सरल होगा? कि पहले से ही संधि श मिल जाएगा, तो अपने को वृश्च वृश्च लगाना पड़ेगा क्या? नहीं तो सीधा ही जोड़ना है जी। तो पहले उन्होंने कौन सी वेट धातु, कौन सी धातु ली है जी? कृष धातु ली है। तो कृष धातु है, कैसी आ गई कृष धातु? एक बार जल्दी से पाठ कर लेते हैं, आइए। हाँ, शकारांत अनिट का पाठ करते हैं। तो त्विष द्विष पिश विष शिष श्लिष, 6 धातु बोलिए। विष 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 श्लिष हाँ, अब बोलिए तुष दुष पुष सुष।
पुष तुष पुष तुष पुष शुष अब बोलिए कृष। कृष कृष तो इसमें कृष एक धातु कैसी हो गई? ये धातु अनिट है, ऋदुपद ऋदुपद है। तो अनिट ऋदुपद होते ही दो सूत्र आते हैं, सृजित ऋषोर जल्यमकिति और अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम्। अनुदात्तस्याम तो फिर अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम् से यहाँ विकल्प से अमागम प्राप्त होने लगा। तो कृष के दो रूप बनेंगे, कर्ष और क्रश। कर्ष और कर्ष कैसे बनेगा? क्योंकि वहां पर अम का आगम ता परे आने पर पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाएगा। तो जी कर्ष और क्रश। तो जब क्रश बना तो क्रष्टा, स्टू लगा दिया। आप सब लोग प्रक्रिया आप समझ पा रहे हैं ना? जी नहीं, बाकी लोग बोलिए, है ना? प्रक्रिया कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी सजगता चाहिए। कोई बहुत ज्यादा सूत्र नहीं लग रहे हैं, ये सार्वधातुक की अपेक्षा सरल है। आप देखिए, एक रूप बनाते हैं ना आप, तो सारे रूपों में उसकी अनुवृत्ति चलती रहती है। वहां आपको हर लकार में 4 तरह के रूप बनाने पड़ते थे। कैसे कैसे? पित्त करते थे तो हलादि पित्त का रूप अलग बनता था, और उसमें एचो या वाया वह जुड़ के अजादि पित्त का रूप बनता था। हलादि अपित्त जो होता था वो सरल होता था, उसमें कुछ नहीं करना। परंतु अजादि अपित्त आता था तो विचार करना पड़ता था। अचिष्णु धातु प्रकरण का पूरा विचार करके और फिर बनता था। यहाँ तो देखिए, आपने एक जगह विचार कर लिया और पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो आर्ध धातुक प्रक्रिया थोड़ी सरल है। दूसरा, गण का विचार करना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं उसमें लट लट लकार यदि एक लकार करना है तो 10 विभाग तो शुरू में ही हो जाते थे। भुआदि गण का लट लकार अलग बनेगा, दिवादि गण का लट लकार अलग बनता था ना, है ना? तो जी ध्यान दीजिए, सरल है। तो शकारांत हम कर रहे हैं, तो इश आ गया, इश धातु। ये इस रुस रिस यहाँ क्यों लिया है? क्यों लिया है उदुपद जी? होने के उदित होने के कारण हम्म देखिए, यहाँ लुभ भी लिया है उन्होंने। तो एक बार आइए, मैं कह रहा हूं, इसमें अपन ने एक विशेष इडागम पढ़ा था। इडागम पढ़ा था ना, वहां एक जगह देखिए तो एक सूत्र आता है 241 नंबर पेज पर, 30 सह लुभ रुष ऋषः। सूत्र बैठा है ना? मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ, पर तिश मुझे सहल जी 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 मुझे आपकी आवाज दी बहन। हाँ, तो ये जो सूत्र बैठा है, ये क्या करता है? देखिए, हर जगह ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यय आएगा उसका एक विशिष्ट इडागम भी होगा, छोटा सा। तो यहाँ पर तो 2 ही सूत्र आए, तासी च कृपः और तीस सह लुभ रुष ऋषः। तो कौन सी धातु याद करनी पड़ी अपने को? ईश सह लुभ रुष। तो अभी सह आई नहीं है और लुभ आ चुकी है। मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि लुभ लुभ वेट जी कैसे जी हो गया, तो उसका जवाब गलती से मैंने अभी दे दिया है। ठीक है ना? तो अब उसमें कौन कौन सी धातु हो गई? तो देखिए, और कौन सी हुई? सह लुभ को छोड़िए, रुष ऋष और ईश। ईश शुरू में बैठी है, तो ईश, रुष और रीस, इन तीनों को ही तो साथ में लिया है। पांचों के साथ में बता दिया उन्होंने एक ही में। तो ये वेट हो गई। तो ये जब वेट हो गई, तो ये जब सेठ होगी तो क्या हो जाएगा? ईश के परे ता आया, तो ईश के परे ता आया तो कौन सा सूत्र लगेगा? उगंत लघु पदस्य च तो पुगंत लघु पदस्य च से एश हो गया। अब एश के परे जब ता आया तो कुछ नहीं, इष्टुनाष्टु इष्टुनाष्टु एश तव। और नहीं, इता आया तो एशिता। जी सह सह का थोड़ा अलग प्रक्रिया है, उसमें एक सूत्र अभी मैं सकारांत बता देता हूँ। रुष आया तो रोष्टा रोशिता, ऋष आया तो रेष्टा रेशिता। सह में एक सूत्र और लगेगा, पहले होढ़ लगाएंगे आप, और होढ़ लगा के एक सही सही वहो रोध वहो वर्णस सही वर्णस्य, बहु
इससे ये जो स का अ है ना, इसको क्या हो जाएगा, उत्व हो जाएगा। तो सो ढा और संहिता में नहीं होगा। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है। और एक सूत्र निरह कुशः रदादिभ्यश्च के बाद देखिए तो वेट धातु में एक सूत्र आता है जी पीछे, निरह कुश। जब कुश धातु निर उपसर्ग पूर्वक आती है तो वो क्या हो जाती है, वह वेट हो वेट। जाती है। तो कुश धातु में जब निरह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट। तो एक बार तो क्या बनेगा, तो निष्कोष्टा, और फिर क्या बनेगा, निष्कोशिता। अब आपको विचार हो रहा होगा कि ये श कैसे हुआ। हम्म हम्म, तो आदेश प्रत्यय है ये उसे। नहीं, स- स- आज आज देखिएगा आप, फिर बताऊंगा मैं। ठीक है जी, ये उपसर्ग बैठा है ना, नी है, जी जी उसके बाद लगा हुआ विसर्ग है जो रेफ दिख रहा है अपने को। इसको अपन कल देखेंगे एक सूत्र। ठीक है जी। अंकल, ये पहली बुक में आता है क्या ये वाला? क्या, ये जो ये र को सत्व श हो- प्रकरण है जी। सत्य नहीं, तत्व प्रकरण की बात है, अपन कल करेंगे इसको। ठीक है। क्योंकि तो हम लोग अब ने किया नहीं है इसको। हाँ, मैं जानबूझ के एक दिन के लिए इसका पाठ छोड़ रहा हूँ। कुल 2 दिन का ही पाठ बचा है। तो इस सप्ताह में अपना लुट लकार पूर्ण होने वाला है। ठीक है जी। लुट लकार यदि आप अच्छे से मन लगा के कर लेते हैं तो आप समझिएगा आपको 2 लकार फ्री मिलने वाले हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसको थोड़ा सा समय लगा के कर लेंगे तो आपका आर्ध धातुक प्रक्रिया में गहरा प्रवेश हो जाएगा। ठीक है ना, यही सिस्टम चलने वाला है आगे। तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि इसको बहुत धीमे धीमे कराऊं। अब आपके प्रक्रिया हाथ में आ गई है। ठीक है जी। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप लोग इसको पढ़ पाए। ठीक है जी। तो आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद।